हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और हम कंटिन्यू करेंगे आज अपनी एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी बायोलॉजी की। उससे पहले आप लोग अगर एफए के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंगली तो इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज जो आपसे पूछा गया, इट इज़ हाउ मैनी केनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में कितने केनाइन टीथ होते हैं? देखो हमारे पास क्या होते हैं, इन टोटल बोला जाता है देयर आर 32 टीथ। ठीक है, मतलब डेंटिशन जो है हमारा वो 32 टीथ के लिए माना जाता है। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये 32 टीथ जो है ये कितने 4 विजडम टूथ को मिलाकर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, 4 विजडम टूथ अगर हों तो हमारे पास टोटल डेंटिशन जो होती है वो 32 की होती है। अदरवाइज हमारे पास कितने होते हैं, 28 टीथ होते हैं। और ये 4 विजडम टूथ जो हैं ये सबके पास नहीं होते हैं। तो अब हमें यहाँ पूछा गया है कि केनाइन टीथ कौन से। अब अगर केनाइन टीथ की बात की जाए तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं टीथ की। पहले होते हैं इंसीजर्स, ठीक है, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और कौन से होते हैं, मोलर्स। ठीक है, इंसीजर्स जो होते हैं वो हमारे कटिंग टीथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद केनाइन्स जो होते हैं वो हमारे ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। उसके बाद हमारे प्री मोलर्स होते हैं और लास्ट में हमारे कौन से होते हैं, मोलर्स होते हैं। तो हमारे पास कितने केनाइन होते हैं? देखो हमारे पास 4 केनाइन्स होते हैं। ठीक है, इंसीजर्स भी हमारे पास 4 हैं और केनाइन्स भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। यानी कि 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं। तो कितने केनाइन्स हैं एडल्ट ह्यूमन में? टोटल 4। और केनाइन्स कौन से होते हैं? हमारे इंसीजर्स के जो साइड पे टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे केनाइन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। कितने केनाइन टीथ हैं ह्यूमन में? 4। अब यहाँ पर कंडीशन है, क्वेश्चन है, अ मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। एक इंसान जिसको कलर ब्लाइंडनेस डिजीज हो उसको रेड कलर कैसा नजर आता है? ठीक है, उसको रेड कलर कैसा नजर आता है? उसको रेड कलर ग्रीन नजर आता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ग्रीन। अब ये ग्रीन कैसे नजर आता है? देखो हमारे पास क्या होता है, लाइट रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे को 2 पार्ट्स में हमारे टूट जाते हैं। ठीक है, जो लाइट रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जब वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनको बोलते हैं कोन्स एंड रॉड्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स क्या हैं लाइट रिसेप्टर सेल्स के, कोन्स और रॉड्स। ये कोन्स और रॉड्स क्या करते हैं, ये हमारे को विजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं और देख पाते हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है कि जब ये रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस होती है जिसको ड्यूटेरेनोपिया भी बोला जाता है, इस केस में क्या होता है कि कोन्स एंड रॉड्स ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, जब वो ओवरलैप कर जाते हैं तो वो कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती और उस पर्सन को क्या हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड कलर को हमेशा कैसे देखेगा, एज अ ग्रीन देखेगा। और कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो तो ये रेड ग्रीन की प्रॉब्लम यूजुअली किस में आ सकती है, सिग्नल्स में आ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन इज फॉर गो एंड रेड इज फॉर स्टॉप, तो उसमें उनको ये कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला इंसान है उसको रेड कलर हमेशा कैसा नजर आता है, उसको ग्रीन नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is known as the immovable property of the cell? अब यहाँ पर पूछा गया immovable property जो होती है सेल में वो किसकी होती है। देखो कि अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स ये तो हमारे क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है, तो इनकी तो immovable property हो नहीं सकती। तो immovable property किसकी होगी, न्यूक्लिक एसिड की होगी। न्यूक्लिक एसिड की immovable property कैसे होगी? देखो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, डीएनए और आरएनए से। किससे बना होता है, डीएनए और आरएनए से। और यही डीएनए और आरएनए क्या करते हैं, इनकी इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव ऑन करते हैं। तो जैसे मेयरली ट्रांसमिट करते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दैट इज वाई न्यूक्लिक एसिड की क्या बोली जाती है, इट इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द सेल। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसकी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये डीएनए और आरएनए है, तो किसकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है सेल में, न्यूक्लिक एसिड की। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब ये तो सबको पता है कि जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, आयोडीन की कमी से
ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर इज अ कंडीशन जब यहाँ पर हमारा जो थ्रॉट है वो स्वोलन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ग्वाइटर बोला जाता है। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन फूड, विच डिपेंड फॉर फूड ऑन। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखो सेप्रोफाइट्स होते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स कौन हो गए, जो हमारे ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे एनवायरनमेंट से डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय फीडिंग ऑन देम, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स क्या हो गए, क्या वो लिविंग प्लांट्स हैं, नो। क्या वो लिविंग एनिमल्स हैं, नो। क्या वो डेड एंड डिकेइंग मटीरियल है या इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स है। तो सेप्रोफाइट्स क्या है, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, विच डिपेंड्स फॉर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो सेप्रोफाइट्स क्या है, वो डिकम्पोजर्स है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। ये हमने ईवीएस के एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो सेप्रोफाइट्स कौन से हो गए, वो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड फॉर फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी वॉज एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि विटामिन बी में क्या होता है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो कोबाल्ट की प्रेजेंस हमने विटामिन बी में देखी थी वो सबसे पहले किस में हमने एस्टैब्लिश की थी, किस टेस्ट के दौरान वो एस्टैब्लिश हुई थी। क्या वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत हुई थी, बोराक्स बी टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट या हाइड्रोलिसिस टेस्ट। देखो हाइड्रोलिसिस टेस्ट तो हमने कल देखा था कि बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हाइड्रोलिसिस टेस्ट के दौरान तो नहीं हुई थी। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एल्कलाइन सोडियम प्रोसाइड को लिया जाता है एज अ रिएजेंट, उसको यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी हम कोबाल्ट की प्रेजेंस नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बोराक्स बी टेस्ट। देखो बोराक्स बी टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कटाइन, कितने कटाइंस प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, मतलब मेटल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट किया जाता है, उसको बोराक्स बीट टेस्ट बोलते हैं, और उसमें हमें बीट का कलर पता चलता है। तो ये क्या है, बोराक्स बीट टेस्ट हमें अगर मेटल बताता है तो कोबाल्ट हमारा क्या है, मेटल है। तो किसके तहत हमें पता चला था सबसे पहले कि कोबाल्ट जो है वो विटामिन बी में प्रेजेंट है, बोराक्स बीट टेस्ट के दौरान पता चला था, ठीक है। हमने सबसे पहले बोराक्स बीट टेस्ट किया था जिसकी वजह से ये पता चला था कि जो कोबाल्ट है वो विटामिन बी में प्रेजेंट है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये एक ब्रांच है साइंस है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बोराक्स बीट टेस्ट। इसी से हमें क्या पता चलता है, मेटल में मेटल की प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, too much consumption of tea और coffee can result in deficiency of। अब ये देख लो जो ज़्यादा टी और कॉफ़ी पीते हैं कि उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करो टी और कॉफ़ी की, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इससे किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B2 की होती है, कैल्शियम की होती है, विटामिन सी की होती है, एल्ब्यूमिन की होती है। तो याद रखिए ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में, ठीक है। तो अब जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो ध्यान रखें अपना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में टी और कॉफ़ी की कंजम्पशन से कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, लैक्टोज किस में प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ लैक्टोज क्या है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड शुगर है, ठीक है। डाइसेक्राइड हमें पता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, तो ये किसमें सिंथेसाइज होती है, ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के सब यूनिट्स हैं, ठीक है। कौन, लैक्टोज। तो लैक्टोज प्रेजेंट किसमें, लैक्टोज और है क्या, इट इज अ डाइसेक्राइड, ठीक है। लैक्टोज क्या है, हमारी डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड शुगर, ठीक है। क्योंकि लैक्टोज क्या है, शुगर है। तो प्रेजेंट किसमें है, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क। ये तो सबको पता है किसमें प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। कि कौन इसको सिंथेसाइज करता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के सब यूनिट्स इसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर डाइट बिकॉज दे स्टिमुलेट। देखो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमारी बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या स्टिमुलेट करते हैं, ये हमारी बॉडी में पेरिस्टल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। देखो सेलाइवेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये तो जो है ये सिस्टम्स हैं, ये इनका अलग इसमें रोल नहीं है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन पेरिस्टल्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरिस्टल्सिस क्या होती है, इनवॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन या वेव लाइक मूवमेंट, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी बॉडी में जब खाना जैसे जैसे हम डाइजेस्ट करते हैं, वो जैसे जैसे कैनाल से पास आउट करता जाता है, फूड डाइजेस्ट होता रहता है, उस जो इनवॉलेंट्री कंस्ट्रक्शन होती है मसल्स की,
कंट्रैक्शन जो होती है वेव लाइक होती है, उसको बोला जाता है पेरिस्टल्सिस। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्टल्सिस। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं? पेरिस्टल्सिस को, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो कंस्ट्रिक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की, वो स्टार्ट हो जाती है। फिस्ट इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज इट कंटेन्स, देखो फिस्ट क्या है? एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। देखो ये फिस्ट क्या है, हमारी बॉडी में क्या होता है, एनिमल प्रोटीन्स होते हैं हम लेते हैं, और ये लेते हैं प्लांट प्रोटीन्स। ठीक है, जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे हम मीट और फिश से जो ले रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, और जो प्लांट प्रोटीन्स हम लेते हैं उनको बोला जाता है सेकंड क्लास प्रोटीन्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? सेकंड क्लास प्रोटीन्स। तो जो कि एनिमल प्रोटीन है जिसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं? 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, ये हमें लेने पड़ते हैं, ये हम अपनी डाइट में लेते हैं। तो जो ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन होते हैं, इसमें क्या होते हैं? 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो फिश जो है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास? ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स विच आर 8 इन नंबर। ठीक है, इसमें क्या है? सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से हो गए? एनिमल प्रोटीन्स। और सेकंड क्लास प्रोटीन्स कौन से हो गए? प्लांट प्रोटीन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे विटामिन हैं अगर हम उनको एक्सेस में ले लें तो वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि विटामिन जो हैं वो 2 टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए मैंने आपको बोला था कि वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, दे एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो हम उनको डेली इनटेक करते हैं। तो अब देखो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वही बॉडी में स्टोर होंगे, वाटर सॉल्युबल तो स्टोर होंगे नहीं क्योंकि वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो वो कौन सा है? वाटर सॉल्युबल है। ई और सी अगर हम देखें, ई जो है वो तो है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, लेकिन सी कौन सा है हमारा? वाटर सॉल्युबल है। बी और सी दोनों क्या है? वाटर सॉल्युबल हैं। ए और डी जो है ये कौन से हैं? हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और यही स्टोर होते हैं। अगर यही एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर होंगे हमारी बॉडी में तो क्या करेंगे? हमारे को डैमेज कॉज करेंगे। तो ए और डी ऐसे विटामिन हैं, अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को डेंजरस मतलब डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है। और ऐसी कंडीशन को जब विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगे, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वही बॉडी में स्टोर होते हैं और उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, लेमन इज सोर ड्यू टू, देखो लेमन जो है इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है और विटामिन सी का नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। ये लेमन जो है ये स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, मतलब विटामिन सी का जो है ये एक सोर्स है। तो लेकिन लेमन जो है वो खट्टा किस वजह से होता है? खट्टा वो इस वजह से होता है क्योंकि विटामिन सी जितने भी रिच फ्रूट्स हैं या जो भी डाइट है उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो। तो लेमन किसकी वजह से सॉर होता है? इट इज सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स इधर इन्होंने ऑप्शन दिया है, लिपिड्स क्या मोनोसेक्राइड्स होते हैं? हम देखते हैं। लिपिड्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल्स फॉर फ्रूट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ लिपिड्स। फ्रूट्स जो है वो गुड सोर्स है लिपिड्स का। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड्स आर टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अब देखो लिपिड्स जो होते हैं सबसे पहले वो मोनोसेक्राइड्स नहीं होते, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, एनर्जी तो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है, लिपिड से नहीं मिलती है। लिपिड्स जो होते हैं ये वैक्सी या फैटी सबस्टांसेस होते हैं जो कि
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनमें सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर जैसी चीज़ों में लिपिड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये फैट्स होते हैं। तो फ्रूट्स जो है वो गुड सोर्स नहीं होते लिपिड्स का। ऑयल्स जो होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड्स आर टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, वो वैक्सी सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांस फैटी एसिड्स जो है ये टाइप्स ऑफ लिपिड है। तो लिपिड्स क्या है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली? दीज आर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड्स आर टाइप्स ऑफ लिपिड्स। लेकिन अगर कोई पूछे मोनोसेक्राइड्स है, नो दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। लिपिड्स प्रोवाइड इन्होंने लिखा डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे प्रोवाइड एनर्जी। फ्रूट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ लिपिड्स, फ्रूट्स नहीं है, ऑयल्स हैं गुड सोर्स, और ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अब हाईएस्ट क्वांटिटी जो है किस में प्रेजेंट है विटामिन सी की? तो क्या वो कैप्सिकम में है, टोमेटो में है, ग्रेप में, या लेमन में है? तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? लेमन में होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खट्टा कौन होता है? लेमन होता है। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर। देखो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को और क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स तो हमारे कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। इनके अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए? डैश और वाटर। क्या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये तो हमारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं, ये तो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स चाहिए। ठीक है, फाइबर्स जो इनडाइजेस्टिबल होते हैं लेकिन स्टिल हमारी बॉडी को इनकी बहुत नीड होती है। तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में फाइबर्स के बारे में बात की थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? डाइटरी फाइबर्स और वाटर, न्यूट्रिएंट्स के अलावा। ठीक है, टेबल शुगर, जो नॉर्मल शुगर हम यूज करते हैं जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ कौन सी शुगर है? क्या वो फ्रक्टोस है? फ्रक्टोस तो मैंने आपको कल बताया था वो फ्रूट शुगर होती है। क्या वो गैलेक्टोस है? गैलेक्टोस भी नहीं है। ग्लूकोस है? ग्लूकोस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या सुक्रोज है? यस, इट इज अ सुक्रोज विच इज अ डाइसेक्राइड जो हमें शुगर केन से मिलता है। तो टेबल शुगर हमारी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ सुक्रोज। टेबल शुगर क्या है? सुक्रोज है। कॉर्न इज अ रिच सोर्स ऑफ, जो कॉर्न है वो किसका रिच सोर्स है? क्या वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या माल्टोज? देखो ये तो सारी फॉर्म ऑफ शुगर्स आ गई, तो ये इसका रिच सोर्स नहीं है। तो कॉर्न जो है वो किसका रिच सोर्स है? इट इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। किसका है? स्टार्च का रिच सोर्स है। मिल्क जो है वो क्या करता है? मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कोएगुलेटेड मिल्क या कर्ड में किस एंजाइम की हेल्प की वजह से जो मिल्क है वो इसमें चेंज हो जाता है कर्ड में? तो वो किसकी वजह से हो जाता है? रेनिन की वजह से हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन एंजाइम भी बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? रेनिन एंजाइम की वजह से जितना भी मिल्क है वो कर्ड में या कोएगुलेटेड मिल्क में चेंज हो जाता है। बाकी पेप्सिन जो है वो प्रोटीन एंजाइम है। रेजिन आपको पता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी विस्कस सब्सटेंस, और सिट्रेट जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में जो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मिल्क को कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है? इट इज रेनिन। अब इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं रिलीज करता? देखो ये हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था कि मैंने आपको बोला था कि लीवर जो है वो ऐसा ग्लैंड है, ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो फैट को स्टोर करता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ब्लड प्योरीफाई भी करता है, लेकिन जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है वो लीवर रिलीज नहीं करता है। तो मोस्टली जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो कौन रिलीज करते हैं? सेलेवरी ग्लैंड्स में भी होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में भी होते हैं, पेनक्रियाज में भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लेकिन लीवर में कभी भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज नहीं होते। तो कौन नहीं करता है? लीवर नहीं करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फाउंड? अब मिल्क में कौन सा प्रोटीन और कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? देखो प्रोटीन जो हमें मिल्क में मिलता है उसका नाम होता है कैसीन। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है उसका क्या नाम होता है? लैक्टोज। लैक्टोज मैंने आपको पीछे भी बताया डाइसेक्राइड शुगर। तो कैसीन और लैक्टोज जो है वो प्रोटीन, कैसीन जो है वो प्रोटीन है, लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। वो हमें किस में मिलता है? हमें मिल्क में मिलता है।
एल्बुमिन प्रोटीन तो आपको पता है कि हमें एग में मिलता है, बाकी ग्लूकोज भी शुगर है वो भी हमें मिल्क में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बाकी जगह प्रोटीन कैसे नहीं लिखा है, आगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज लिखा है, लेकिन मिल्क में जो हमें मिलता है वो कौन सा है, कैसिन और लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर मिल्क कंटेन, यानी खट्टा दूध में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। देखो हम हमेशा से बात कर रहे हैं शुगर में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो अगर दूध खट्टा हो जाए तो वो किसकी वजह से होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन, कोलेस्ट्रॉल किस में एब्सेंट होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मैंने कल भी बताया था, वैक्सी फैटी सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में हेल्दी सेल्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी जब कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे हमें हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जैसे बटर ऑयल है, मिल्क ऑयल, बटर मिल्क है, आइसक्रीम और ग्राउंडनट ऑयल है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दिया, तो हमें बताना है कि किस में जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज़ एब्सेंट इन ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ठीक है, Which one of the following is not a benefit of saliva? अब सलाइवा का इनमें से बेनिफिट क्या नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है, हाँ के बारे में नहीं पूछा है। तो क्या ये स्वेलोइंग फैसिलिटेट करता है, ये सलाइवा जो होता है वो फूड के साथ मिक्स करके हमें खाना निगलने में हेल्प करता है, तो यस दिस इज ट्रू। क्या ये आरबीसीज की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ाता है सलाइवा, नो दिस इज नॉट राइट। इट कीप्स द माउथ एंड टीथ क्लीन, ये सलाइवा की वजह से हमारे दांत और मुंह जो है वो दोनों साफ रहते हैं। इट एड स्पीच बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट्स ऑफ लिप्स एंड टंग, तो ये हमारे को हेल्प करता है बोलने में भी, हमारी टंग और लिप्स को मूवमेंट में भी हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो यस ये भी इसका आंसर है। सलाइवा हमें खाना निगलने में भी हेल्प करता है, खाना हमें हमारे दांत और मुंह साफ रखने में भी हेल्प करता है, हमें बोलने में भी हेल्प करता है। सिर्फ हमारी जो आरबीसी प्रोडक्शन है उसमें सलाइवा का कोई रोल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें नहीं पूछा गया है, तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इट इंक्रीजेज आरबीसीज इन द बॉडी, दिस इज रॉन्ग, तो ऑप्शन विल बी द बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ भी एनिमल किंगडम का एक पार्ट है। हमें यहाँ पर एंजाइम्स के नाम बताए हैं, इन एंजाइम्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सारे जो एनिमल किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ इनमें से एक ऐसा है जिसमें, लेकिन प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होता है वो एंजाइम। देखो इंसुलिन जो है वो भी, इंसुलिन वैसे एक हार्मोन है लेकिन ये सब में प्रेजेंट होता है। पेप्सिन, लेकिन हमें यहाँ पर एंजाइम के बारे में बात पूछी गई है, इंसुलिन हार्मोन है तो हम इसको कंसिडरेशन में नहीं रहेंगे। पेप्सिन है, रेनिन है और एमाइलेस है। तो एमाइलेस एक ऐसा एंजाइम है जो एनिमल किंगडम के हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होता है। आपको पता है एमाइलेस जो है वो सेलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो एमाइलेस क्या होता है, एमाइलेस हमें फैट और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है वो फैट और स्टार्च जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए जो एमाइलेस एंजाइम है वो प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है एमाइलेस। एमाइलेस एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ टंग बियर्स सेल फॉर सॉर टेस्ट। देखो हमारी टंग में क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बड्स होते हैं, तो इसने हमें पूछा है कि हमारे को सॉर टेस्ट कहाँ से पता चलता है हमारी टंग में। देखो जो फ्रंट पार्ट होता है ये मीठा टेस्ट करती है, ठीक है। जो बैक साइड होती है टंग की वो कड़वा टेस्ट करती है, और जो ईदर साइड्स होते हैं ना हमारे टंग की, यानी एक राइट वाली साइड और लेफ्ट साइड, ये हमारे को क्या टेस्ट करते हैं, दे टेस्ट सॉर। ठीक है, तो इसमें भी फ्रंट साइड और बैक साइड होती है। फ्रंट साइड जो होती है वो नमकीन टेस्ट करती है, जो बैक साइड होती है वो खट्टा टेस्ट करती है। तो सॉर टेस्ट जो हमारे को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम पूछें तो साइड्स जो हैं, साइड्स ऑफ द टंग जो है वो क्या करती हैं, सॉर टेस्ट करती हैं। मिडल में कोई रिसेप्टर नहीं होते, कोई टेस्ट बड्स नहीं होते मिडल ऑफ द टंग में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा साइड्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो वो क्या पेप्सिन है, रेनिन है, इंसुलिन है, एमाइलोप्सिन है। देखो
पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमाइलोप्सिन में से पेप्सिन, रेनिन और एमाइलोप्सिन जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। सिर्फ इंसुलिन नहीं है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन एंजाइम ही नहीं है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। क्या है ये? पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिपेस इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है लिपेस, उसको कौन सिक्रीट करता है? क्या किडनीज करती हैं, पेनक्रियाज करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं, लीवर करते हैं? तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। तो लिपेस को कौन सिक्रीट करेगा? पेनक्रियाज करेंगे, ठीक है। ये बहुत बारी हमने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर इट एक्चुअली एंटर्स द ऑर्गेनिज्म? इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो पहले ही अपना खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं इससे पहले कि वो उनके ऑर्गेनिज्म में मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है। क्या वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया और फंजाई है, फंजाई और प्रोटोजोआ, म्यूकर और राइजोपस है? देखो, बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पहले ही अपना खाना जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनकी वॉल होती है जो हाइफल वॉल जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं? अपना खाना मतलब ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में पहुंचने से पहले क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ द एंजाइम डायस्टेज इज, देखो यहाँ पर अब पूछा गया है कि सोर्स जो है डायस्टेज एंजाइम का क्या है? क्या सेलिवरी ग्लैंड है, स्टमक है, लीवर है या पेनक्रियाज है? डायस्टेज जो है वो हमारी बॉडी में अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? माउथ में जब ये प्रेजेंट होता है या तो टाइलिन की तरह प्रेजेंट होता है या सेलिवरी एमाइलेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो डायस्टेज क्या है? कहाँ पर इसका सोर्स क्या होगा? हमारा सेलिवरी ग्लैंड। मैंने अभी आपको बोला कि हमारे माउथ में प्रेजेंट है और किस में है? या तो टाइलिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो एमाइलेज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसका सोर्स क्या है? सेलिवरी ग्लैंड, क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड ही इसको सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में किसकी वजह से होती है? विटामिन की, सॉल्ट की, हार्मोन या वाटर की। तो हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो किसकी वजह से होती है? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल इज। अब एलिमेंट्री कैनाल के लिए पूछा गया कि एंड प्रोडक्ट क्या है डाइजेशन का? डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट पूछा गया है, तो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? देखो, हमें पता है कि हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं। मैंने आपको बोला था फूड जब मिक्स हो जाता है उसको सलाइवा के साथ और जब हम उसको स्वेलो करते हैं तो उसको हम बोलस बोलते हैं। तो हमारे को क्या होता है? जब हम वो स्टार्च लेते हैं, वो कम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, उसके बाद उनको क्या करना होता है? उनको ब्रोक डाउन होना होता है सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स में। जब वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। तो एंड प्रोडक्ट जो है डाइजेशन का स्टार्च की, ठीक है, स्टार्च की डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट पूछा है तो वो कौन होगा? ग्लूकोज, ठीक है। क्या होगा उसका आंसर? ग्लूकोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमल्सिफिकेशन इज, इमल्सिफिकेशन क्या होती है? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर फैट्स को ब्रेक डाउन करके हम स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ फैट्स जो है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज, पहला ही ऑप्शन है, ब्रेकिंग फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। बाकी यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, स्टोरेज ऑफ फैट्स, ये तो आपको पता है क्या होता है, तो ये हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर हमें पूछा गया इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी? हमें कौन इनमें से ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है? देखो, फैट्स जो होते हैं, मैंने आपको बोला था कि ये क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये जब कन्वर्ट होते हैं तो ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? ये अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, तो देखो विटामिन जो है ये तो ब्रेक डाउन होते ही नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये क्या होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें कौन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है? विटामिन हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड
नहीं करते हैं, ठीक है। विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा विटामिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म। कल मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था, मैंने बोला था मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है कि हम फूड लेते हैं, उस फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना, उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम देखेंगे क्या है, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यस, मेटाबॉलिज्म जो है वो सिंथेसिस तो होती है बायोमोलिक्यूल्स की, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स जो चेंज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसकी सिंथेसिस। ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यस ये भी होता है, सिंथेसिस भी होती है और उसका ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होता है उसके बाद ही वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन अब दोनों है तो हम देखते हैं क्या होगा, सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस भी होती है और ब्रेक डाउन भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इट इज अ सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। और रिसाइक्लिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ये नहीं होता मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता ही ये है कि जो हम फूड लेते हैं उसके ऊपर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, सिंथेसिस होती है, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ, लीवर किसका रिच सोर्स है, क्या लीवर शुगर्स का रिच सोर्स है, फैट सॉल्युबल विटामिन का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का? तो लीवर किसका रिच सोर्स है, लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। हमें सबसे ज्यादा क्या लीवर से प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो पेप्सिन है वो क्या करता है, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को कौन सा एंजाइम है जो वो कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसको इजीली कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, इट इज अ पेप्सिन। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय प्रोटीएसेस। ठीक है, प्रोटीएसेस क्या होते हैं, प्रोटीएसेस कहाँ पर बनते हैं, प्रोटीएसेस हमारे पेनक्रियाज में बनते हैं। ठीक है, प्रोटीएसेस कहाँ पर बनते हैं, पेनक्रियाज में बनते हैं। और इसको डाइजेस्ट कौन करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कौन करता है, प्रोटीएसेस ही करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करता है, इट इज डाइजेस्टेड बाय प्रोटीएसेस। ठीक है, एमाइलेसिस, लिपेसिस, न्यूक्लियसिस, प्रोटीन्स में इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्कल कैविटी इज द कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। बक्कल कैविटी कौन सा कंपोनेंट है, कौन से ऑर्गन सिस्टम का कंपोनेंट है। ठीक है, क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। देखो, बक्कल कैविटी जो है उसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको पहला ऑर्गन भी बोल सकते हैं जहाँ पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो बक्कल कैविटी किसका प्रोसेस होगी, फिर किसका कंपोनेंट होगी, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोनेंट होगी। इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बक्कल कैविटी को और किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ओरल कैविटी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस कौन रिमूव करता है। देखो, अगर आपको कल का एक क्वेश्चन याद हो तो उसमें हमने देखा था कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करता है उसके बाद वो कौन करता है, ब्लड प्योरीफाई को काम करने का, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कौन करता है, और प्रोड्यूस जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं उनको भी रिलीज करता है। तो वो ऐसा काम कौन करता है, इट इज डन बाय द लीवर। कौन करता है, ये लीवर करता है। कल भी हमने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, आप वो पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन और जो केमिकल्स हमें चाहिए होते हैं डाइजेशन के लिए, वो सारे कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द लीवर। सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन। देखो, सी सिकनेस हो जाती है जब हम समुद्री जहाज में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मोशन हो रहा होता है। मोशन की वजह से हमारे जो इंटरनल ईयर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सी सिकनेस होती है। एक डिजीज़ है, मतलब जो मोशन के टाइम जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं उस टाइम जो फील करते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, हमारे इंटरनल ईयर्स पे इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है कि हमारा ईयर ड्रम होता है, वो इंटरनल ईयर्स पे सिग्नल सेंड करता है, इंटरनल ईयर्स हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है, एंड देन वी फील सी सिकनेस। ठीक है, मोशनलेस।
विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन्स एसिड। अब कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसमें एसिड है, तो हमें पता है किस में है, हमारे स्टोमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किस में प्रेजेंट होता है, हमारे कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्टोमक। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और कोलन, अगर आपको याद हो, कोलन मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में जो है हमारे को डिवाइडेड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और अपेंडिक्स के बारे में भी बताया था कि कोलन और अपेंडिक्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अपेंडिक्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अमीबा जो है, ठीक है, वो अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है, सीडोपोडिया में करता है, न्यूक्लियस में करता है, फूड वैक्यूल में करता है, या सेल मेम्ब्रेन में करता है। तो अमीबा जो है वो अपना फूड जो है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। जैसे ही वो कोई सेंस कर लेता है कि उसके पास कोई खाना आ रहा है, तो वो क्या करता है, अपना सीडोपोडिया खोलता है, यानी कि उसके फॉल्स फीट होते हैं उनको खोलता है, जो खाना उसको जिसने सेंस किया होता है उसको ट्रैप कर लेता है, और वो खाना फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पर डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फूड जो है अमीबा का कहाँ पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, फूड वैक्यूल में। ठीक है, हाँ, उस फूड को एनगल्फ वो सीडोपोडिया के हेल्प की वजह से करता है, लेकिन डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, वो अमीबा के फूड वैक्यूल में। कैटल क्विकली स्वेलो ग्रास एंड स्टोर इट इन देयर। कैटल जो होते हैं वो अपना खाना जो है जल्दी से मतलब स्वेलो करते हैं ग्रास को, उसको कहाँ पर स्टोर करते हैं, अपने र्यूमन में, इसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या सेलिवरी ग्लैंड्स में। देखो ये सब चीज़ें तो इंसान के पास भी होती हैं, लेकिन जो र्यूमन है वो सिर्फ कैटल्स में प्रेजेंट होता है, यानी स्पेशली इन काउज। ठीक है, ये क्या करती हैं, वो जितना भी अपना कट जो है उसको च्यू करती हैं, उसको रिगर्जिटेट करती हैं और उसको उसमें अपने र्यूमन में स्टोर रखती हैं। तो र्यूमन एक ऐसा पार्ट है स्टमक का जो किसमें प्रेजेंट होता है, कैटल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वहीं पर ये अपना ग्रास जो है उसको स्टोर करके रखती हैं और फिर बाद में जुगाली करती रहती हैं। ठीक है, What are the folds found in the mucus lining of the empty stomach? जो म्यूकस लाइनिंग होती है खाली पेट की, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उन फोल्ड्स को, जो वहाँ पर फोल्ड्स मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है? क्या उनको टिफ्लोसोल बोला जाता है, एरियोलर बोला जाता है, र्यूगे बोला जाता है, या विलाई बोला जाता है? देखो टिफ्लोसोल क्या होते हैं, टिफ्लोसोल जो होते हैं वो इंटरनल फोल्ड होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हमें किसका पूछा गया, एम्प्टी स्टोमक का पूछा गया, तो टिफ्लोसोल होगा नहीं, क्योंकि ये फोल्ड्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एरियोलर जो होते हैं ये डार्क कलर स्किन कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, राउंड होते हैं। उसके बाद र्यूगे जो है ये होते हैं फोल्ड्स जो हमारे एम्प्टी स्टोमक की म्यूकस लाइनिंग पर होते हैं। ठीक है, तो वो फोल्ड्स जो हमारे एम्प्टी स्टोमक की लाइनिंग पर मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है रूगे। और जो विलाय है वो मैंने आपको बताया था कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। कल हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था ये, पर अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एम्प्टी स्टोमक की म्यूकस लाइनिंग है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रूगे। ठीक है, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Which organ has finger-like outgrowths which are called as villi? Singular villus. Singular हो तो villus बोला जाता है, plural हो तो villi बोला जाता है। तो अभी मैंने ऊपर बोला कि villi किसमें होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे को ब्लड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।